नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विवेकानंद आईएएस। विवेकानंद आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक। हमें क्या पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कितना पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और क्या क्या बिंदुओं की जो प्रश्नों में पूछने की प्रकृति है, उन सारे विषयों की चर्चा आज हम आप लोगों के बीच में करेंगे। और इसके अलावा आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए परीक्षा में, ये भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रोल क्या है हमारी एग्जाम में। अगर आप जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्व नहीं समझेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का रोल नहीं समझेंगे, तब तक हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और हमें इसके अलावा ये भी पता नहीं चल पाएगा कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से बन रही है और उसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कई विषयों में रोल निकल कर आता है। हर विषय के अगर संदर्भ में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में निकल कर आता है। उसका कारण यह है कि अगर हम इतिहास को समझना चाहते हैं तो इतिहास में जो आर्थिक पहलू है, उस आर्थिक पहलू को हमें जानना अगर है और समझना है इतिहास में, तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक को जानना पड़ेगा और जानकर समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास को देखेंगे, चाहे मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास को देखें, चाहे आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को देखें, इन तीनों पहलुओं में अर्थव्यवस्था आपको जाननी जरूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि क्यों राजा महाराजाएं अपने सिक्कों को वापस किया करते थे, क्या कारण था जिसके कारण से उनके द्वारा नए सिक्के चलाए जाते थे, और इसी समस्या का समाधान अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से किया गया, और क्यों कागज का नोट का जन्म हुआ। ऐसे सारे मुद्दे जो हैं वो केवल आप भारतीय अर्थव्यवस्था से ही समझ सकते हैं, अन्य विषय से नहीं। दूसरा, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था में ही अगर रोल देखें तो इसका रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा से सीधे 17 से 18 प्रश्न अर्थव्यवस्था के ही बन जाते, और ऐसी कंडीशंस में जब 17-18 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के होंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षा की रणनीति बनाने के लिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर बात करें, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने हैं तो अर्थव्यवस्था के पहलू को हमें समझना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था के पहलू को समझना पड़ेगा, तभी हम व्यापारिक जो संबंध हैं उनको समझ पाएंगे। हमारा व्यापार किस प्रकार से अतरे में चल रहा है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके किस प्रकार से परिणाम का प्रभाव निकल कर आएगा, इन सारे मुद्दों की चर्चा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर आपको मजबूत करना है तो अर्थव्यवस्था के टॉपिक को हमें जानना पड़ेगा। एक और विषय आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का रोल बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक मुद्दे में भारतीय अर्थव्यवस्था का रोल क्या है। बहुत ज्यादा निकलकर इसलिए आता है कि जैसे अर्थव्यवस्था के कुछ पहलू हैं, जैसे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से अर्थात अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र ही समझ सकते हैं। और इसके अलावा यहां अगर देखें तो टॉपिक के रूप में अगर हम देखें सामाजिक मुद्दे के रूप में, तो हमें महिलाओं की स्थिति अगर समझनी है तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। हमें अगर बच्चों की स्थिति समझनी है तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को समझना पड़ेगा। हमें शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन सारे पहलुओं को जानना पड़ेगा। और अगर हम इन आंकड़ों को परमानेंट याद करना चाहते हैं, जिससे हमारी आंसर राइटिंग में एक बेहतर सुधार हो सके, तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक को समझना पड़ेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था का अपना एक अलग नजरिया है देखने का, और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रोल है वो भूगोल में भी निकल कर आ जाता है, ज्योग्राफी में, क्योंकि आंकड़ों से संबंधित जो चीजें हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही समाहित की गई हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। जैसे खनिज संपदा के संदर्भ में जो खनिज नीति है उससे संबंधित जो चीजें हैं, और अन्य जो आंकड़े हैं विकासात्मक जो एक निखार ला सकता है उत्तर लेखन में, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको केवल इस तरह से नहीं समझा जा सकता है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा अगर हम देखें तो केवल 18-19 प्रश्नों तक ही सीमित है, बल्कि ये टॉपिक बहुत विस्तृत है। इसकी उपयोगिता इतिहास में भी है, इसकी उपयोगिता स्वयं अर्थव्यवस्था के टॉपिक में तो है ही, भूगोल में भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी है, और सामाजिक मुद्दे जैसे जो पहलू आते हैं उसमें भी एक अच्छा उत्तर लेखन लिखना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक की आवश्यकता महसूस हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें अगर हम बात करें तो पीटी का सिलेबस और मुख्य परीक्षा का सिलेबस अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अलग है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस अलग है, और इन दोनों सिलेबस को अलग अलग तरीके से रणनीति बनाते हुए हमको समझना पड़ेगा, तभी हमारे प्रमुख पहलू समझ में आ पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर हम मुख्य परीक्षा के टॉपिक की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा के टॉपिक अगर देखें तो एक स्पष्ट यहां सिलेबस डिस्कशन किया गया है यूपीएससी के द्वारा, अर्थात स्पष्ट रूप से हर बिंदु को समझाया गया है, और इसीलिए हर पहलू को बड़े ध्यान से समझना होगा। विगत वर्षों के अगर प्रश्नों की चर्चा की जाए तो विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वो लगातार इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि लग रहा है कि यूपीएससी प्रतिदिन प्रत्येक टॉपिक से एक नया प्रश्न बनाएगा और भविष्य में हर प्रश्न को छूते हुए उसके प्रश्नों की एक श्रृंखला, एक बृहद श्रृंखला तैयार हो जाएगी। उसने समय समय पर हर टॉपिक को जब आवश्यकता हुई है टच किया है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि यूपीएससी में केवल हम सीमित पढ़ लें या फिर सीमित पढ़कर हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ा लें। हमें पूरे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को हमें देखना पड़ेगा और देखकर हमें अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। प्रारंभिक परीक्षा के जो टॉपिक हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक जो है वो प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटी के टॉपिक अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए बच्चों को यह लगता है कि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि हकीकत ये देखें तो संकल्पनाओं पर आधारित प्रश्न भी बने रहते हैं यहां, और करंट अफेयर्स के मेल से ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और अगर व्यक्ति का संकल्पनाओं पर आधारित जो श्रृंखला है वो बहुत अच्छी है तो ऐसी कंडीशंस में करंट अफेयर्स जो है बड़ी आसानी से याद होने में भूमिका बना देता है। और इसीलिए विद्यार्थी को जब तैयारी करनी होगी तो एक सोच और विचार करके तैयारी करनी होगी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से तैयारी और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से तैयारी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए जो है वो सिलेबस एक ही हो जाए? हो सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कॉमन टॉपिक होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के, लेकिन कुछ टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा पर ही केंद्रित रहते हैं और वहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होकर आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा इस पर ज्यादा फोकस्ड होकर काम करना होता है और बजट पर आधारित ज्यादा काम करना होता है। मुख्य परीक्षा में बजट की जो भूमिका है
वो विश्लेषणात्मक रूप से ही केवल सीमित हो जाती है, और आर्थिक सर्वेक्षण का जो रूप है वो विश्लेषणात्मक पहलुओं तक सीमित हो जाता है। लेकिन विश्लेषणात्मक पहलू तैयार करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ जाती है कि हम किसी अच्छे टीचर से सहारा लें और चीजों को अपना बेहतर कर सकें। तो मुख्य परीक्षा के रूप में अगर हम देखें तो इस पहलू को अगर समझें तो किस तरह से सिलेबस इन्होंने दिया गया है, सबसे पहले हम लोग मुख्य परीक्षा के विषय में ही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा के विषय में चर्चा कर लेंगे। अगर हम मुख्य परीक्षा के रूप में अगर देखें तो हम पूरे सिलेबस को केवल 5 भागों में बांटेंगे, जिस पर आधारित पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए कोई अलग से रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि सिलेबस का प्रत्येक बिंदु आपको अक्षरता याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और हमारे जो प्रश्न हैं वो मुख्य परीक्षा के छूटेंगे। तो अगर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा का जो पहला पहलू है वो आता है क्या, जिस पर फोकस होकर हमें काम करना है, सतत विकास और समावेशी विकास। ठीक है, अब देखिए सतत विकास और समावेशी विकास के जो प्रश्न हैं अगर मुख्य परीक्षा में देखे जाएं तो ये जोड़े जा रहे हैं किससे, गरीबी और बेरोजगारी से, गरीबी एवं बेरोजगारी से जोड़े जा रहे हैं। जैसे हमारी गरीबी को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तो जाहिर सी बात है कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सरकार कहां तक सफल हुई है, क्या समावेशी विकास को प्राप्त करने में सफल हुई है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में। तो हमको सतत विकास समावेशी विकास को जोड़ना है किससे, गरीबी और बेरोजगारी। और इसीलिए हमें सबसे पहले यहां समझना होगा मुख्य परीक्षा के लिए इस टॉपिक के रूप में आर्थिक विकास के पहलू को समझना पड़ेगा और आर्थिक समृद्धि के पहलू को समझना पड़ेगा। अगर हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के पहलू को नहीं समझेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। हमें समझना पड़ेगा कि आर्थिक विकास में क्या चुनौतियां हैं, हमें जानना पड़ेगा कि आर्थिक विकास के उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, क्या पूंजी निर्माण की भूमिका है आर्थिक विकास में, तो भारत का पूंजी निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, हमें इन पहलुओं को समझना पड़ेगा। लेकिन इन पहलुओं को समझने के लिए हमें पूंजी निर्माण को समझना पड़ेगा, हमें आर्थिक विकास को समझना पड़ेगा, हमें आर्थिक समृद्धि को समझना पड़ेगा, तभी हम लिंकेज बना पाएंगे। और एक बार लिंक बनने के बाद में, एक बार जुड़ाव होने के बाद में हम बड़ी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर टॉपिक होगा, और इसी टॉपिक को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों किससे, सतत विकास के साथ में। और सतत विकास के साथ जोड़ने के साथ हम लोग जोड़ेंगे किससे, समावेशी विकास से। मुख्य परीक्षा के अगर प्रश्नों की बात करें, सतत विकास के साथ में जोड़ देंगे और समावेशी विकास के साथ जोड़ देंगे, और जब इंटरलिंक बन जाएगा आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, कि आर्थिक विकास के बाद हमारा नेक्स्ट विकास सतत विकास, क्या हम सतत विकास के प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार से रणनीति बना रही है सरकार। आज दिल्ली में अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो क्या ये सतत विकास में सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ना ही विकास का मापन माना जा सकता है? ऐसे तमाम बिंदु हैं जिसकी चर्चा क्लासरूम में आप लोगों के बीच में करूंगा मैं, जिससे आपका जो सभी तरह का विकास है, चाहे वो भूगोल में विकास हो, चाहे वो इतिहास में विकास हो,
चाहे वो सामाजिक मुद्दे में विकास हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विकास हो, हर पहलू पर एक नया विकास जब आप देखेंगे तो फिर निश्चित तौर पर एक नई तरह की ऊर्जा से आप लोग समाहित हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी। अब सतत विकास और समावेशी विकास की जब आएगी तो एक चुनौती आती है इन विकास के संदर्भ में। और चुनौती क्या आती है? और वो चुनौती आती है गरीबी की चुनौती आती है। वो चुनौती आती है किसकी? बेरोजगारी की। अब गरीबी और बेरोजगारी का जब मुद्दा आता है तो इस गरीबी को दूर करना है और बेरोजगारी को दूर करना है। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं सिलेबस को जब समझना है, तो मैंने कहा ना, मैंने अपने सिलेबस को 5 भागों में बांट दिया है। यही सिलेबस आप जब यूपीएससी की साइट पर जाएंगे तो बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। इस सिलेबस को मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में डिस्कशन कर रहा हूं। उसका मेन कारण यह है कि जब आप इस तरह से डिस्कशन करेंगे तो आपको हर पहलू कि भाई गरीबी से क्या क्या प्रश्न आए हैं, बेरोजगारी से क्या क्या प्रश्न आए हैं मुख्य परीक्षा में, उनका जुड़ाव कैसे हुआ है समावेशी विकास से, उनका जुड़ाव कैसे हुआ है सतत विकास से, उसका जुड़ाव आर्थिक विकास से कैसे। अगर आप विकास के पहलुओं का जुड़ाव सीख गए तो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन, बेहतर उत्तर लेखन को सीख गए। तो आपको तो यहां पर क्या करना है? गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे को समझना पड़ेगा। और जब गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे को समझने के लिए इस चुनौती को दूर करना है आपको, तो आपको यहां पर दूर करना पड़ेगा किसको? आपको एक पहलू जो है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस पहलू को समझना पड़ेगा। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके समक्ष में क्या एक तरह से चुनौतियां हैं और नवीनतम क्या प्रयास किए जा सकते हैं। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कोई अन्य रणनीति और बनाई जा सकती है? क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है? अगर विकल्प हो सकता है तो बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? क्या क्षेत्रीय आधार पर इस विकल्प को तैयार करना पड़ेगा हमें? कहीं ऐसा तो नहीं है ये चुनौती बन जाएगा? इस पहलुओं की अगर हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर हमारा जो गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा है वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन मुद्दे के समक्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बावजूद भी एक चुनौती और है। और वो चुनौती क्या है दोस्तों? वो चुनौती है खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा एक चुनौती है। अब खाद्य सुरक्षा के साथ में एक और मुद्दा आ जाता है बफर स्टॉक का। यह भी हमारा मेंस के टॉपिक के रूप में, यह भी हमारे मेंस के टॉपिक के रूप में। अब खाद्य सुरक्षा को हम सतत विकास के साथ, समावेशी विकास के साथ भी जोड़े। खाद्यान्न के भंडारण के बावजूद भारत में भुखमरी आज भी बनी हुई है। पर्याप्त भंडार है, इसका मतलब है वितरण प्रणाली में चुनौती है, संसाधनों की पहुंच में चुनौती है। और संसाधनों की पहुंच में चुनौती है तो समावेशी विकास के समक्ष में चुनौती है, क्योंकि समावेशी विकास सबको समाहित करने पर आधारित विकास है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर आपको इंटरलिंक बनाते हुए अगर चीजों को करना है तो फिर चीजें आगे बढ़ सकती। तो बफर स्टॉक और इन सब पहलुओं पर आधारित चीजों को केंद्रित करके हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि जब ये मुद्दे आ जाएंगे, अब जब ये मुद्दे आ जाएंगे तो इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी और भूमिका निकल कर आएगी किसकी? नीति आयोग। अर्थात योजना की भूमिका निकल कर आएगी।
और योजनाएं जब पढ़ेंगे तो नीति आयोग भी हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी कार्यविधि भी हमें समझना पड़ेगा, कार्य संरचना भी हमको समझना पड़ेगी। नीति आयोग की कार्य संरचना किस प्रकार की है, उनकी चुनौतियां हैं। नीति आयोग के विजन हमको देखने पड़ेंगे, कौन कौन से विजन चल रहे हैं नीति आयोग के। नई रूपरेखा कैसे तैयार करनी पड़ेगी नीति आयोग के संदर्भ में। अगर मैं इन पहलुओं को नहीं लूंगा तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो योजनाएं हैं, नीति आयोग है, कार्य संरचना है, चुनौतियां हैं, विजन है, सब पहलुओं को देखना पड़ेगा। और फिर पहलुओं को देखते हुए जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उसको भी देखना पड़ेगा कि प्रमुख योजनाएं, इन पहलुओं को भी देखना पड़ेगा कि सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी, समझना पड़ेगा। अब योजनाएं की जब बात आएगी तो अब मुद्दे कई हैं योजनाओं के संदर्भ में, जिसको हमें विस्तृत तरीके से एक एक पहलू को समझना पड़ेगा, तभी होगा विकास। हमें समावेशी विकास करना है। यह टॉपिक ऐसे तैयार करना है कि हर विषय में इसकी गूंज हो। केवल एक विषय पर केंद्रित होकर नहीं कि अर्थव्यवस्था के केवल 8, 18, 20 क्वेश्चन आते हैं सर, इसके लिए इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं, कई पहलुओं पर यह काम करेगा अगर आपने अच्छी तरीके से इसका विकास किया है। इसका रोल आज वर्तमान में बढ़ता जा रहा है और इस बात को विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है, इसी कारण से हिंदी माध्यम का रिजल्ट भी गिरता जा रहा है। समझना पड़ेगा कि सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी है। अब योजनाओं की जब बात करनी पड़ेगी तो महिला सशक्तिकरण की क्या योजना है, इसको हमको देखना पड़ेगा। सामाजिक मुद्दे से जोड़ देंगे हमको कुछ करना ही नहीं है। सामाजिक पहलू हमारा तैयार होगा, सामाजिक मुद्दे हमारे तैयार हो जाएंगे। हमको यहां पर बच्चों से संबंधित बाल विकास, मतलब सामाजिक मुद्दे हमको समझने के लिए ये टॉपिक भी बाल विकास का वहां पर हमारा कवर हो जाएगा। अगर हमने योजनाओं को समझ लिया और जान लिया इनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार की रणनीति यहां पर बनेगी, समझ आए। आज एक और मुद्दा आ जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन। इसको भी ले लेंगे। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर, आज एक गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। मतलब इसमें कई सब टॉपिक जब रिलेट करेंगे, किससे, आपकी बेरोजगारी के पहलू से, गरीबी के पहलू से जब रिलेट करेंगे तो आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको इस पहलुओं पर केंद्रित होकर काम करना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा पर इन पहलुओं पर केंद्रित होकर काम जब आप करेंगे तो फिर मुख्य परीक्षा का तैयार। मतलब इसमें एक दो टॉपिक नहीं है, कई टॉपिक है। और जब आप कई टॉपिक होंगे तो इंटरलिंक जो हमारा पहला सब टॉपिक है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। सतत विकास, समावेशी विकास, एक एक पहलू जो है चुनौतियों के रूप में निकल कर आ जाएगा। तो हमने 5 टॉपिक में जो बांटा है, पहला हमारा इसी पर केंद्रित होकर हम लोग अपना विकास करेंगे। दूसरा पहलू आ जाता है, और वो पहलू आ जाता है कौन सा, वो आता है कृषि एवं संबंधित मुद्दे। कृषि में अगर देखा जाए तो लोग बड़े आसानी से कह देते हैं क्या कि सर 2/3 सिलेबस तो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। हाँ, बात मानता हूं कि सिलेबस एग्रीकल्चर पर बेस्ड ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामाजिक मुद्दे का सिलेबस कम है।
अगर हम दोनों पर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो दोनों का योगदान बिल्कुल समानांतर रूप से यूपीएससी ने रखा है। हाँ, प्रश्नों की प्रकृति जो है वो कृषि पर ज्यादा आधारित हो रही है, इसलिए हमको लग रहा है कि कृषि के मुद्दे ज्यादा है, क्योंकि ये पहलू सरकार सामाजिक पहलू में ज्यादा पूछ लेता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स से नहीं इसको पढ़ेंगे तो सामाजिक पहलू में ये पहलू आपको दिखाई देंगे, तो फिर कंडीशंस आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो इस पहलू पर भी आपको पूरा ध्यान देना है, और फिर उसके बाद में कृषि और संबंधित मुद्दे। अब कृषि के अगर मुद्दों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आपके निकल कर आ जाते हैं कृषि के मुद्दे। तो सबसे पहले टॉपिक तो आ जाता है आपका क्या, कि कृषि की स्थिति। सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि भारतीय कृषि की स्थिति क्या चल रही है। अगर भारतीय कृषि की स्थिति आपको समझ में आ जाती है पहले कि कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादकता दर कितनी बनी हुई है, किस क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन हो रहा है, भारत में कृषि जो पैटर्न है, कृषि प्रणाली है, वो किस प्रकार से चल रही है, कृषि पैटर्न क्या है, ठीक है, सिंचाई व्यवस्थाएं क्या चल रही हैं, इन सब व्यवस्थाओं को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है कि कृषि पैटर्न और सिंचाई व्यवस्थाएं जो हैं वो ज्योग्राफी के टॉपिक में भी आ जाती है। इसीलिए होता क्या है कि जब प्रश्न आता है तो ज्योग्राफी वाला मास्टर कहने लगता है कि मेरा थर्ड पेपर में क्वेश्चंस आ गया, देखिए। जबकि हकीकत यह है कि दोनों की उपयोगिता, जब आप प्रश्न लिखने जाते हैं तो अलग अलग तरीके से लिखने की शैली बदल जाती है, और दोनों का मिला जुला रूप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपके आंसर में निखार नहीं आएगा। तो ज्योग्राफी वाले की भी उपयोगिता निकल कर आ जाती है, और यहां पर इकोनॉमिक्स वाले टीचर की भी उपयोगिता निकल कर आ जाती है। ये व्यवस्थाएं हमको यहां पर समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद में हमको देखना पड़ेगा कृषि की उत्पादकता के बिंदु को। पहले हमको देखना पड़ेगा भारत में भूमि सुधार, इस पहलू को हमको देखना पड़ेगा। भूमि सुधार किस प्रकार से किए जा रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, आज वर्तमान में सरकार भूमि सुधार के लिए कौन कौन से एक्ट लाई है, क्या नई तरीके से हमें भूमि सुधार को लाना पड़ेगा, इन सब मुद्दों की चर्चा होगी। चकबंदी, हदबंदी, ये तो एक पुरानी परंपरा के रूप में जो विकसित की गई थी, आज उनकी आवश्यकता है या नहीं, इन सारे पहलुओं को हमें यहां देखना पड़ेगा भूमि सुधार के अंतर्गत। और जब इन पहलुओं को देखेंगे तो इंटरलिंक हमें कृषि पैटर्न पर भी करना पड़ेगा, हमें कृषि की स्थिति के साथ और सिंचाई व्यवस्था के साथ पैटर्न को बताते हुए लेकर चलना पड़ेगा। तब फिर हमारा असली में विकास होगा किसका, कृषि और संबंधित मुद्दे का। अब भूमि सुधार के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है भारत में कृषि उत्पादकता का। भारत में कृषि उत्पादकता का टॉपिक आ जाता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो, ठीक है। ये कृषि की उत्पादकता का टॉपिक जो है वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के रूप में अगर समझें इसको, तो पीटी के हिसाब से देखा जाए तो कहां किसका उत्पादक हुआ है, कौन पहला है, कौन सा दूसरे स्थान पर, कौन से तीसरे स्थान पर है। और यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न कई वर्षों से नहीं बने हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बनेंगे, भविष्य में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में कृषि के उत्पादकता की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाता है आपका कृषि की उत्पादकता में भारत में हरित क्रांति, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको हमें समझना पड़ेगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, इसको भी हमें समझना पड़ेगा।
इसके अलावा हम लोग नीली क्रांति, इसको भी क्या सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से किस प्रकार से कृषि का विकास किया जा रहा है जिससे उत्पादकता बढ़ सके, इन सारे पहलुओं की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। अब जब उत्पादकता की बात आएगी दोस्त, तो फिर हमारे कृषि के मुद्दे कई निकल कर आएंगे। और वो मुद्दा आएगा क्या? वो मुद्दा आएगा कृषि का भंडारण का। इसके समक्ष में क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार से हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। हमें कृषि के अन्य मुद्दों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दे को लेकर चलना पड़ेगा। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं और क्या इसके अन्य विकल्प हो सकते हैं। अब ये चुनौतियों की जब बात आएगी तो ये चुनौती हो सकती है कैसे? ये चुनौती होती सकती है राष्ट्र के आधार पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और ये चुनौती एक और निकल कर आ रही है एमएसपी पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप देख रहे होंगे इंटरलिंक। आज वास्तव में अगर देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित कर देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर देखा जाए तो उपभोक्ताओं के हितों को भी संरक्षण कर रहा है और उत्पादक के हितों को भी संरक्षण कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है इसको हमको समझना होगा। और फिर इसको जब ये चीजें आ जाएंगी, भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये सब, और फिर इसको सामाजिक मुद्दे से हमको जोड़ना पड़ेगा और उस पहलू को जोड़कर समझना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा थोड़ा सा इंटरलिंक बनाकर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो उसको आपको करना पड़ेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, चुनौतियां और अन्य विकल्प को लेकर चलना पड़ेगा। और फिर जब आ जाएगी तो किसानों को उचित मूल्य भी तो मिलना चाहिए। हमको समझना पड़ेगा कृषि विपणन प्रणाली को, कृषि विपणन प्रणाली को। अब कृषि विपणन प्रणाली के समक्ष में चुनौतियां क्या है? और विपणन प्रणाली आएगी तो कौन सी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, विपणन प्रणाली में क्या चुनौतियां हैं, क्या अन्य विकल्प हो सकते हैं विपणन प्रणाली को, और कैसे सरल किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है। इसी मुद्दे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो नए कृषि बिल आए थे ये किसानों के लिए क्यों मुसीबत बन गए थे, जिसको सरकार को वापस लेना पड़ा। क्या सच में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी? चर्चा कर ली जाएगी, जिससे करेंट के मुद्दे भी आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विपणन प्रणाली के समक्ष में क्या चुनौतियां हैं भारत में। हमारी कृषि की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो पा रही, क्या कमी रह जा रही, उस मुद्दे को समझना पड़ेगा। क्या हम अंतर्राष्ट्रीय बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? भाई जब तक नहीं समझेंगे तो बीज कैसे बनते हैं, किस प्रकार से होता है, बीज का विपणन कैसे किया जाता है, बीज का बनाव कैसे होता है, उन पहलुओं को जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि यार ये तो निश्चित तौर पर क्या है, इंटरलिंक बनाने से ज्यादा अच्छा है। और जब इंटरलिंक बन जाएगा कृषि के भंडारण के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, विपणन प्रणाली के जब पहलुओं को हम कर लेंगे तो फिर हमको जो है वो कृषि नीति को समझना पड़ेगा, जो नई कृषि नीति है इस पहलू को समझना पड़ेगा। और फिर इसकी योजनाएं समझनी पड़ेंगी, कृषि के संदर्भ में क्या योजनाएं हैं।
योजनाएं इसलिए समझनी पड़ेंगी मुझे, क्यों? क्योंकि सरकार का जो प्लान है कृषि के संदर्भ में कि किसानों की आय को दुगना करना है, किसानों की आय को दुगना करना है, तो दोगुना करने के लिए हमें किस प्रकार से रणनीति बनानी पड़ेगी, इसलिए योजनाएं समझनी पड़ेंगी। कृषि के समक्ष में उर्वरक के संदर्भ में क्या चुनौतियां आ रही हैं? अब जब उर्वरक के संदर्भ में चुनौतियों को हम लोग समझ लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हां, सच में सरकार की इस तरह की रणनीति चल रही है। हमें इसी पहलुओं में जैविक खेती को भी समझ लेंगे, जीरो बेस्ड कृषि को भी समझ लेंगे। मैंने कहा ना, जैसे योजनाएं समझेंगे तो हमारे कई पहलू निकल कर आएंगे, एक पहलू नहीं निकल कर आएगा। मतलब जितना भी बचा कुचा रोल है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जितना भी बचा कुचा रोल है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारा आ जाए, और फिर इनको जोड़ेंगे हम पहले पहलू से, तो दूसरा पहलू हमारा एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है। और जब एग्रीकल्चर होने के बाद हम लोग तीसरा पहलू जो लेकर चलेंगे दोस्तों, और वो पहलू होगा हमारा, याद रखेंगे आप लोग, उद्योग। पहला हमने सतत विकास, समावेशी विकास के साथ जोड़ दिया, दूसरा पहलू मैंने बेरोजगारी के साथ जोड़ दिया। ठीक है। दूसरा पहलू मैंने कृषि के साथ जोड़ा, तीसरा पहलू जो हमारा है उद्योग। अब उद्योग खाली उद्योग नहीं, खाली उद्योग को हमें वैश्वीकरण से भी जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, और उदारीकरण से भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, एक बात बता दूं, वैश्वीकरण उदारीकरण का जुड़ाव तो सामाजिक मुद्दे के साथ भी है, सामाजिक पहलुओं में। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स का रोल, नहीं समझ लेंगे यार, सोशल इश्यू तो अपने आप तैयार हो जाएंगे अगर हम सामाजिक पहलू को भी यहीं पर इंटरलिंक कर लेते, बड़े अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और उद्योग के संदर्भ में वैश्वीकरण उदारीकरण को जब हम समझें तो फिर कैसे उद्योग के संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा क्या? उद्योगों, औद्योगिक नीति को, और उस औद्योगिक नीति में हमको जुड़ाव करना पड़ेगा किसके साथ? वैश्वीकरण से। हमको उसके साथ में जुड़ाव करना पड़ेगा किससे? उदारीकरण के साथ। अब देखिए, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? नई औद्योगिक नीति की। किसकी चर्चा करेंगे? नई औद्योगिक नीति। और जब नई औद्योगिक नीति की इसमें चर्चा करेंगे 1991, तो आज तक के पहलू उद्योग के संदर्भ में क्या रणनीति अपनाई गई, क्यों चेंज की गई सरकार के द्वारा, क्या बिंदु था जिसके कारण से हम समय के अनुसार चेंज किए, उसकी एक कहानी और विस्तृत चीजें जब कक्षा में चर्चा होगी तो आपको लगेगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो अलग है और दिखाया कुछ अलग जाता है। जब तक आप इंटरलिंक बनाकर नहीं पढ़ेंगे चीजों को, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, नई औद्योगिक नीति, उसके बाद में हम लोग, ठीक है, कुछ उद्योगों के संदर्भ में जो अन्य पहलू हैं जो उद्योगों से ही जुड़े हुए होते हैं, और उन पहलुओं को हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे कौन से पहलू हैं जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं? जैसे आजकल चर्चा में है एमएसएमई उद्योग, हमको करना पड़ेगा। औद्योगिक वित्त चर्चा होती है, ठीक है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्या चुनौतियां चल रही हैं। अब आप कहोगे सर ये तो लिखा ही नहीं टॉपिक। कभी कभी यूपीएससी ना लिखे हुए टॉपिक को भी जोड़ देता है, ना लिखे हुए टॉपिक को भी जोड़ देता है। तो आपको औद्योगिक वित्त के पहलुओं को समझना पड़ेगा। होता क्या है कि पीटी के सिलेबस को
जोड़कर वो मेंस के सिलेबस में क्वेश्चंस बना देता है। और जब पीटी के सिलेबस को जोड़कर मेंस में क्वेश्चन बनाया जाता है तो लड़का कहता है अरे यार ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, पीटी के सिलेबस से उठाकर हम चीजों को इंटरलिंक करेंगे। यही इंटरलिंक सीखना है बस मुख्य परीक्षा में। हम को यहां पर ही जब उद्योग हो जाएंगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हम लोग चुनौतियां क्या है, और इन्हीं चुनौतियों में हम लोग अप स्ट्रीम के समक्ष में क्या चुनौतियां हैं, डाउन स्ट्रीम के समक्ष में क्या चुनौतियां हैं। कैसे अप स्ट्रीम के समक्ष में चुनौतियां हैं, क्या डाउन स्ट्रीम के समक्ष में चुनौतियां, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बने हैं। और जब हम इन पहलुओं को पढ़ रहे होंगे तो इसी के साथ में हमें विकासात्मक मॉडल को भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थात निवेश मॉडल को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर निवेश मॉडल अगर हम जानेंगे कि भैया हम किस प्रकार की रणनीति अपनाएं जिससे औद्योगिक संरचना में एक परिवर्तन आ सके, योजनाओं के काल में हमने किस प्रकार की रणनीति अपनाई, हमारे निवेश मॉडल किस प्रकार से रहे, आज वर्तमान में हम किस प्रकार की रणनीति अपनाकर अपने निवेश के मॉडल को अपना रहे, और आज के पहलू से इसको जब जोड़ेंगे तो प्रश्न निकलने का सवाल ही नहीं होता मुख्य परीक्षा में। फिर नहीं निकलेगा प्रश्न। हम सारे पहलुओं को एक साथ लेकर चलते चलेंगे कि भाई एमएसएमई उद्योग के संदर्भ में अब आज एमएसएमई उद्योग क्या रोजगार दे रहा है, एक स्थिति समझेंगे उसकी, उसके संदर्भ में क्या रणनीति बन रही है, उसके समक्ष में क्या चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इंटरलिंक कर देंगे एमएसएमई उद्योग की उपयोगिता, महत्व, इन सब पहलुओं को इंटरलिंक कर देंगे। कहां से? गरीबी, बेरोजगारी और अन्य पहलुओं से हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने का जो नजरिया है उसी तरह से यूपीएससी का। तो निवेश मॉडल ये बहुत, अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम। तो अगर हम नई औद्योगिक नीति, एमएसएमई, औद्योगिक वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और निवेश मॉडल को समझ लेंगे तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है, जिसके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये इंटरलिंक से जब पढ़ेंगे तो इनके अंदर भी कई सब टॉपिक छुपे हुए होंगे। याद रखना दोस्तों, अगर कोई लिख नहीं रहा हूं मैं तो इसका तात्पर्य ये कदापि ना लगाएं कि सर इस टॉपिक को छोड़कर चल देंगे। नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारे टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बिंदुवार तरीके से चर्चा करते चलेंगे। फिर जब औद्योगिक पहलू हमारा हो जाएगा तो चौथा पहलू आएगा क्या? आधारभूत संरचना। अब देखिए, आधारभूत संरचना का जो टॉपिक आएगा जैसे ही, तो हमारा निवेश का मॉडल जो है वो इससे जुड़ेगा। देखिए इंटरलिंक फिर जुड़ा, निवेश का मॉडल हमारा टॉपिक जुड़ेगा किससे? आधारभूत संरचना से। और आधारभूत संरचना में जो मेन अभी जो है वो ऊर्जा पहलू और यातायात पहलू, ये दो सबसे ज्यादा फोकस कर रही है सरकार, गवर्नमेंट। इस पर फोकस्ड होकर काम करना है और इन बिंदुओं को हम लोगों को लेकर चलना है। अगर मुख्य परीक्षा के अगर प्रश्न बनेंगे तो आधारभूत संरचना और निवेश मॉडल से जोड़कर हमें लेकर चलेंगे और फिर ऊर्जा और यातायात के पहलुओं की चर्चा करेंगे। क्या चुनौतियां सरकार की, क्या एक तरह से नीतियां हैं, किस प्रकार से चुनौतियां हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, नीति योजनाएं सरकार की क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं सरकार की, ये सारे पहलू इसके अंतर्गत चर्चा में आ जाएंगे।
अब देख रहे होंगे चौथा टॉपिक हमारा ये आ जाता है। और फिर लास्ट टॉपिक हमारा बचता है दोस्तों, और वो बचता है क्या? बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। अब देखिए दोस्तों, हम जब चर्चा कर रहे होंगे तो बजट के बहुत से पहलू भी चर्चा कर रहे होंगे और आर्थिक सर्वेक्षण के पहलू भी बहुत सी चर्चा कर रहे होंगे। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने अलग बना के इसलिए रखा है कि जो हमारे पुराने विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे टॉपिक पढ़े हुए होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जब बजट बताएं तो हम उन्हें बता दें कि भैया इन पहलुओं को आपको इस प्रकार से जोड़ना है और उस टॉपिक में आप इस पहलू को जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ये पॉइंट सरकार के द्वारा दिया गया है। क्योंकि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है मुख्य परीक्षा का उस तरह से, लेकिन बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जब हम पढ़ते हैं तो नया कैसे जोड़ें इसकी एक तरकीब बता देता हूं और इसके सारे पहलू जितने भी हैं वो समझा देता हूं, और समझाने के बाद में उनका इंटरलिंक बनाकर कि मैंने देखिए कहाँ क्या चीज जोड़ी है इस बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की, उसको आप भी भविष्य में ध्यान में रखकर जोड़ सकते हैं और चीजों को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जब हो जाता है तो 5 आपके पूरा का पूरा सिलेबस भागों में बंटकर मुख्य परीक्षा का समाप्त हो जाता है। अब आपका टॉपिक बचता है क्या? प्रारंभिक परीक्षा का। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के अगर टॉपिक की बात करें तो मैंने कहा ना, मुख्य परीक्षा से कुछ अलग टॉपिक जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक मुख्य परीक्षा से इंटरलिंक बन सकते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसमें रोल आ जाता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है वो वहां से इंटरलिंक करके बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इसको हमें देखना पड़ेगा और इसको हमको समझना पड़ेगा कि क्या अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाती है अर्थव्यवस्था की, उसको हमको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो मुद्रास्फीति, उद्देश्य को समझने के बाद फिर हमारा जो टॉपिक आ जाता है मुद्रा और बैंकिंग, प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक के रूप में अगर देखें तो मुद्रास्फीति के बाद मुद्रा और बैंकिंग जैसे टॉपिक हमारे प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आ जाता है गरीबी, बेरोजगारी का मुद्दा भी आ जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। फिर कृषि का मुद्दा आ जाता है। कृषि के बाद में उद्योग का मुद्दा आ जाता है। जब गरीबी, बेरोजगारी और उद्योग को पढ़ते हैं तो इनको हमें इंटरलिंक करने के लिए राष्ट्रीय आय जैसे पहलू को भी समझना पड़ेगा हमको। राष्ट्रीय आय क्या है, किस तरह से चुनौतियां हैं, क्या इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वो सारे पहलू राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, नेशनल इनकम के अंतर्गत हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक होता है दोस्तों, वो टॉपिक आ जाता है क्या? भारतीय वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, ठीक है। और जब भारतीय वित्तीय बाजार आ जाता है तो विदेशी व्यापार को भी हमें समझना होगा। भुगतान संतुलन को हमको समझना पड़ेगा और भुगतान संतुलन के बाद अर्थात विदेशी व्यापार को हम लोग जब समझ लेंगे तो बजट के पहलू को और बजट के पहलू के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनको भी।
उनके पहलू को भी एक तरह से हम लोग यहां पर देख लेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मुद्रास्फीति, मुद्रा बैंकिंग, गरीबी बेरोजगारी, कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बाद भारतीय वित्तीय बाजार, भुगतान संतुलन, बजट और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और फिर कुछ टॉपिक जो होते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनको हम लोग बीच बीच में ही जानते रहेंगे और समझते रहेंगे, जिसके बेस पर आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और चीजें मजबूती से पकड़ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने डिस्कशन किया है आप लोगों के बीच में। आप लोग देख रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के संदर्भ में किस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो आसान सा सिलेबस दिखाई देता है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा सा इंटरलिंक बनता है जब सिलेबस का, तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं और अच्छी लेखन शैली का भी विकास हो जाता है, क्योंकि आपके पास में शब्द को लिखने का एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉपिक से, जिसमें हम लोग समझेंगे आगे चल के भविष्य में कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। इन सारे बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से पहले अध्याय में नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया है यूपीएससी का, और इसके अलावा यूपीएससी के सिलेबस के अलावा जो राज्य की परीक्षाएं हैं उनके भी सिलेबस को अगर देखा जाए तो समाहित कर सकते हैं आप। बस राज्य विशेष पर आप इस पर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।